नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ABS क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण। 11th केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट चल रहा है, कुछ अभी 2-4 वीडियो और बची हुई है जिसको बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। डेली आप वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है रासायनिक समीकरण, उसको किस प्रकार से करना है। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता, लेकिन इसका मेन मुद्दा ये होता है कि इसके जो संतुलित करना है, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है, इसका बैलेंसी बराबर कैसे करना है, इसका जो बैलेंसी ऑफ केमिकल इक्वेशन करना है, ठीक है। मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, किस प्रकार से करना है वो चीज अपन देखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं, टॉपिक की ओर चल रहे हैं। रासायनिक क्रिया में कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता है। इसका जो फर्स्ट जो लाइन है वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि रासायनिक क्रिया मतलब कि जो केमिस्ट्री का, ठीक है ना, केमिस्ट्री में जो क्रिया होती है उसे रासायनिक क्रिया कहा जाता है। और रासायनिक क्रिया में कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता है, मतलब जो जो भी क्रिया करेंगे उसमें कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होगा। हाँ, ये है कि उसके क्रिया के बाद या तो वो गैस बन के बाहर निकलेगा या फिर ठोस द्रव गैस कुछ भी बन के बाहर निकलेगा, बाहर हमें शो करेगा, लेकिन कोई भी पदार्थ वो नष्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है इसलिए प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों और उत्पादों में समान होती है। कहने का अर्थ ये है, दो यहाँ पे नए वर्ड हैं, एक है अभिकारक और एक है उत्पाद। परमाणु के बारे में पढ़ा चुका हूँ, वीडियो अपलोड है, वहां से देख सकते हैं यदि आप फर्स्ट देख रहे हैं, या फिर आपको समझ नहीं आएगा कि परमाणु क्या है, दिक्कत हो रही, तो वीडियो को वहां पे देख सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसमें। तो बात करते हैं अभिकारकों एवं उत्पादों की। अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। देखिए क्या है, जैसे अपन रासायनिक समीकरण पढ़ चुके हैं कुछ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इधर का तीर का जो निशान लगा होता है, इसके बाहर का जो होता है इस तरह, मतलब दायां भाग जो होता है उत्पाद कहलाता है। और अभिकारक क्या कहलाते हैं, जो जो एक दूसरे से क्रिया करके जो चीज बनाते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं, और जो जो क्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, यही कह रहा है इसलिए प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या अभिकारकों और उत्पादों में समान होती है। मतलब इधर का समान होगा और इधर के भी समान होगा, मतलब अभिकारक भी समान होगा और उत्पाद भी समान होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहा है, कह रहा है कि समीकरण में तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर कर लेनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि जिसका चिन्ह है, चिन्ह किससे दर्शाया जाता है, एरो का चिन्ह, तीर के निशान से इसको दर्शाया जाता है। और इस प्रकार लिखा जाता है अभिकारक, और इस प्रकार लिखा जाता है, इस पार लिखा जाता है हमारा जो है उत्पाद। तो कह रहा है कि समीकरण में तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर कर लेनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देख सकते हैं इस क्रिया को समीकरण को संतुलित करना कहते हैं, ठीक है। यही है हमारा समीकरण को संतुलित करना। कैसे संतुलित करना है वो नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन इसके पहले ये जान ले कि इसको, इसमें जो उत्पाद होंगे और अभिकारक दोनों की जो संख्या होगी वो समान होगी। तीर के दाएं पक्ष और बाएं पक्ष बराबर होगा, परमाणु की संख्या बराबर कर लेनी चाहिए, मतलब दोनों ओर बराबर रहना चाहिए। और यही क्रिया जो कहलाती है, मतलब उत्पादक एवं अभिकारकों की संख्या बराबर करना ही हमारी जो है समीकरण को संतुलित करना कहलाती है। जैसे इसको कह सकते हैं बैलेंसी ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो देखते हैं इसके जो मेथड है वो दो मेथड है, दो मेथड पर अपन काम करेंगे, ठीक है। मेथड कुछ ऐसे मेथड है, जैसे एक फर्स्ट जो मेथड है वो कुछ सरल है, सेकंड मेथड जटिल कार्बनिक यौगिक के लिए किया जाता है। जटिल समीकरण को हम संतुलित करते हैं तो सेकंड मेथड का यूज करते हैं, लेकिन फर्स्ट मेथड का जो यूज करते हैं वो बहुत ही सिंपल तरीका है और उसको हमेशा केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं। अनुमान विधि हमारा फर्स्ट है, दो मेथड इसमें, फर्स्ट मेथड है हमारा अनुमान विधि। अनुमान विधि से नाम से ही पता चल रहा है कि इसको हम केवल और केवल अनुमान लगा के लगा सकते हैं। इसके जो कुछ भी 2-3 से पार्ट हैं उसको देखेंगे अपन। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, टाइम दे रहा हूं आपको।
तो चलते हैं, देखते हैं अनुमान विधि जो है वो किस प्रकार से है, कैसे इसको अपन को पढ़ना है और कैसे लगाना है। किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए अनुमान विधि किस प्रकार से लागू करती है। क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो विधियों का यूज किया जाता है, तो वो है अनुमान विधि और दूसरा आंशिक विधि है। आंशिक विधि के बारे में नेक्स्ट बात करूंगा, लेकिन इसके पहले अनुमान विधि के बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं, कह रहा है इस विधि में एक एक तत्व के परमाणुओं को संतुलित करते जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ इसका है कि एक एक तत्व मतलब हम प्रत्येक तत्व को क्रमशः प्रत्येक तत्व के परमाणुओं को क्रमशः हम संतुलित करते जाते हैं। इसके बाद कह रहा है इसके लिए जिन समीकरणों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि गैसें निकलती हैं, उन गैसों को पहले परमाणुिक अवस्था में रखा जाता है। जैसे अपन यहाँ पे हम देख सकते हैं, कह रहा है कि जिन समीकरणों में हमें ये गैसें निकलती है, जैसे ऑक्सीजन निकला, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से जो गैसें निकलती हैं, इन गैसों को हमें कहीं ना कहीं पे उस समीकरण में शो करना होता है, मतलब दर्शाना होता है कि ये गैसें कैसे निकल रहे हैं, कौन सी गैस निकल रही है, किस माध्यम से दर्शाना है। तो इसको आप यहाँ पे जान सकते हैं कि जो इनका जो दर्शाने का है प्रक्रिया, वो तीर का माध्यम ऊपर का, ठीक है ना, ऊपर की ओर इसका जो निशान रहेगा वो इनको दर्शाने के लिए, इन गैसों को बाहर निकलने के लिए दर्शाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें कह रहा है कि ये जो गैसें यदि बाहर निकलेंगी तो उन गैसों को पहले परमाणुविक अवस्था में रखा जाता है। परमाणुविक अवस्था रखने का मतलब ये है कि जिसको संतुलित करना है, जैसे मतलब कि अपन के पास यदि एक ऑक्सीजन है तो उसको कितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी, वो चीज को लिखना। नेक्स्ट इसके जस्ट ही नीचे मैं आपको उदाहरण समझाऊंगा, पूरी परिभाषा समझ आ जाएगी। इसके बाद कह रहा है कि इसके बाद इसे 2 से गुणा करके आणविक समीकरण में बदलते हैं। कहने का अर्थ इसका ये है, ठीक है, फिर इसे परमाणुक अवस्था में संतुलित करते हैं, इसके बाद इसे 2 से गुणा करते हैं, फिर जो हमें प्राप्त होता है उसको 2 से गुणा कर लेते हैं। किस प्रकार से करना है वो नेक्स्ट देख रहे हैं। यहां पे एक और चर्चा कर लेते हैं कि इस तरह का कुछ इस आपको जो सामने दिखेगा, ठीक है, समीकरण दिखेगा। समीकरण में इस प्रकार इस पार जो रहेगा वो अभिकारक रहेगा, बायां पक्ष और दाएं पक्ष में उत्पाद रहेगा। तीर का निशान यहाँ पे रहेगा। दिक्कत कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि यही समझ नहीं आएगा तो आपको समीकरण को संतुलित करना कैसे समझ आएगा। समझ नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं इसके बाद जस्ट ही कि इसका उदाहरण कैसे है और किस प्रकार से लगाना है। अब बात करते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, किस प्रकार से संतुलित करना है समीकरण को। फर्स्ट एग्जाम्पल अपन लिए हैं, पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किए जाने पर पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन देता है। ये कह रहा है इसको समीकरण के माध्यम से कैसे समझाना है, कैसे संतुलित करना है। बहुत ही सिंपल है, बस देखते रहिए। देखिए, पोटेशियम क्लोरेट को अपन दर्शाते किससे हैं, इसका जो सूत्र होता है वो होता है पोटेशियम का के हो गया और क्लोरेट मतलब ClO3, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट। अब इसको हमको क्या करना है, गरम करना है। गरम करना है तो क्या हो जाएगा, बनता क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। गरम किए जाने पर पोटेशियम क्लोराइड बनता है। पोटेशियम क्लोराइड को KCl से दर्शाते हैं, प्लस ऑक्सीजन गैस जो है हमारा बाहर निकलता है। ध्यान रहे ऐसा चिन्ह बना दीजिएगा कि ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। किस प्रकार से निकलेगा, कितने अणु में निकलेगा, वो चीज मैं आपको बताऊंगा, बस देखते रहिए। देखिए यहाँ पे कहा ये चीज हो चुका है। अब ऑक्सीजन का परमाणु अपन देख सकते हैं। संतुलित करने का मतलब क्या है कि जितने अभिकारक का टोटल होगा उतना ही उत्पाद का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे के हमारा 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे Cl 1 है तो Cl 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन केवल 1 है। मतलब कि ये संतुलित नहीं है और संतुलित हमें करना है। कैसे करना है वो सिंपल तरीके से देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम संतुलित कर लेते हैं ऑक्सीजन, कैसे करना है ये देखिए। अपन यहाँ कर लेते हैं KClO3 और ऑक्सीजन का हम 3 परमाणु ले लेंगे, KCl प्लस 3O। ये हमारा जो अभी बात किए थे परमाणुविक अवस्था, परमाणु में संतुलित, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए
इसका हम संतुलन कर दिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन तो हमारा 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, ये हमारा संतुलित लगभग लगभग कुछ हो गया। बट ऐसा कभी होता नहीं है कि ऑक्सीजन जो है 3 हो। ऐसा नॉर्मल ऑक्सीजन एक अणुक नहीं होता है, द्विपरमाणविक होता है। तो यहाँ पे अपन 2 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि नियम में पढ़ चुके हो कि 2 से गुणा किया जाता है। 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे 2KClO3 हो जाएगा, यहाँ पे कर दीजिए 2KCl हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 O कितना है हमें 3 है, यहाँ पे अपन का 3 3 दूना 6 हो चुका है, क्योंकि 3 यहाँ O है और इसके बाद ये 2 है, तो 3 दूना 6 हो गया। तो ऑक्सीजन का जो भी अपन यहाँ पे 2 कर लेते हैं, तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। और हमारा पोटेशियम के मतलब यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 है, क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन 2 है। मतलब ये हमारा जो हो गया पूरा समीकरण संतुलित हो गया। इसको कहते हैं आणविक समीकरण। ठीक है, ये हो गया हमारा आणविक समीकरण। इस प्रकार से हमें इसको संतुलित करना था। बहुत ही सिंपल तरीका था। वीडियो यदि समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो यदि दिक्कत हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, तो आप वीडियो को बिल्कुल शुरू से देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, अन्यथा फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।